हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। नया साल है तो आपके अंदर जोश भी नया होना चाहिए। यहाँ पे जैक बोर्ड को मद्देनजर यानी कि ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, जिससे 5 मार्क्स का यानी कि 5 मार्क्स का बेहतरीन क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे वैसे क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और हर साल रिपीट होता है। टोटल 4 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और सबका और में भी एक एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 4 का आंसर लिखना होता है और 4 जो आपको हार्ड लगता है उसको स्किप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आते हैं, और सबका सॉल्यूशन भी लास्ट में ऐड किया गया है। यानी कि सपोज कीजिए कि आपको मेरा बात याद ना रहे तो जो नोट्स में लिखवाया जाएगा ना, उस नोट्स को कॉपी में लिख ले और सिर्फ उसी पॉइंट को नोट डाउन करे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ उसी पॉइंट को नोट डाउन करे जो पॉइंट में आपको दिक्कत हो रहा है। यानी कि कुछ तो 50%, 60%, 40% ऐसे आंसर होंगे जो आपको याद होगा कि सर हमको ये पॉइंट याद है, लिख लेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप लिख नहीं पाते हैं, उसी पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसको 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देख के समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। आप प्रीवियस ईयर चेक कीजिएगा तो खंड ग यानी कि यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, उसी में से उठाया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चंस में से और में रहता है हमेशा, तो आपको या तो फर्स्ट लिखना है या फिर सेकेंड लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। आपको 3 एकीकरण बताया गया था। सबसे पहले बताया गया था इटली का, फिर बताया गया था जर्मनी का, और एक लास्ट आपका ब्रिटेन का था। उसी में 2 देश छोटे छोटे पढ़े थे, पहला पोलैंड पढ़े थे और दूसरा कौन सा पढ़े थे, तो आप यहाँ पे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि ए पढ़े थे। तो टोटल इतने सारे कंट्री के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब जब इतना सारे कंट्री के बारे में पढ़े थे तो क्वेश्चन भी कहाँ से आएगा एग्जाम में, सेम टू सेम यहीं से बनेगा। तो या तो कभी आपसे इटली का यूनिफिकेशन पूछ लेगा यानी कि इटली का एकीकरण, या फिर जर्मनी का एकीकरण पूछ लेगा। तो आखिर कैसे सर इसको एक्सप्लेन करें कि एग्जामिनर देखते ही नंबर दे दे। तो देखिए सबसे पहले क्या बताए थे कि इटली स्टार्टिंग में बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन में, टोटल 7 छोटे छोटे स्टेट में बटे हुआ था, लेकिन सिर्फ उसके एक ऐसा स्टेट था, बाकी 6 जो स्टेट थे ना वो अलग अलग देश के कंट्रोल में थे। लेकिन एक स्टेट ऐसा था जिसको सार्डिनिया पेडमोंट बोलते थे, जो इटली का राजघराना था ना, वहां का राजा उस पर रूल कर रहा था, बाकी जगह पे रूल नहीं कर रहा था। तो जितने भी लोग थे यानी कि जो सार्डिनिया पेडमोंट का राजा था वह डिसाइड करता है कि हम ऐसे करते हैं कि सारे स्टेट को मिला करके जोड़ने का काम करते हैं, अपने लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, अपने आर्मी को बनाने का काम करते हैं, और फिर जाकर के बाकी देशों से लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, और फिर इटली को यूनिफाई करने का, इटली के एकीकरण करने का काम करेंगे। उसी प्रोसेस को आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे बता चुके कि आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले इटली के बारे में एक्सप्लेन करना। बताया क्या बताया कि इटली जो था वह टोटल 7 स्टेट, छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। उसका एक स्टेट था सार्डिनिया पेडमोंट, जिसका राजा कौन था, तो वहां का जो इटली घराना था वहां का राजा वो रूल कर रहा था। बाकी जगह पे अलग अलग जगह के फॉरेनर राजा थे, जैसे कुछ रसिया के थे, कुछ फ्रांस के थे, कुछ ऑस्ट्रिया के थे, ये सब राज कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 19वीं शताब्दी में इटली कई राज्यों में बटा था। ठीक है, जिसमें सार्डिनिया पेडमोंट था उसका जो राजा था कैमिलो डी काबुल, गैरिबोल्डी और विक्टर इमेनुअल द्वितीय। इसका राजा कौन था, ए था, कौन था, विक्टर। नाम भी लिख दे, यदि आपको दिक्कत लग रहा होगा तो नाम भी लिख दे, विक्टर इमेनुअल टू। इसका राजा कौन था, विक्टर इमेनुअल टू इसका राजा था, वो वहां पे रूल कर रहा था। जैसे 1871 तक इसको एकीकृत कर लिया गया था, लेकिन यह बहुत पहले से शुरू हो चुका था। ऐसा नहीं था कि 1871 में अपने आप इटली सारे लोग मिलकर डिसाइड किए कि हम लोग अब एकीकरण हो जाएंगे, एकीकृत हो जाएगा, ऐसा नहीं था। बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट लगाना पड़ा था अलग अलग लोगों के द्वारा। तो सार्डिनिया पेडमोंट जो था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया था। क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण लिख सकते हैं आप, क्या लिखा, महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण
बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया गया था शुरुआती में। अब सबसे पहला स्टेज में क्या हुआ था, देखिए अलग अलग लोग बताए ना कि अलग अलग लोग थे जो अलग अलग तरीका से हेल्प किए थे। तो जो सबसे पहला जो लोग थे शुरुआती में, इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। सेम पॉइंट यहाँ पे लिखना है, जिसमें उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया, दक्षिणी भाग पोप के अंडर में, और जो बीच वाला क्षेत्र था, बहुतोष का जो क्षेत्र था, वह प्रभुत्व था सार्डिनिया पीडमोंट ने उत्तरी इटली के राज्यों का अगुवाई की थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सार्डिनिया पीडमोंट का रीजन था वह किसके पास था, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पास था। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है कि एक इंसान था गुसेपे मेज़नी, बताए थे कि जो गुसेपे मेज़नी था उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह 2 सोसाइटी बनाता है, यंग इटली इन यूरोप और यंग इटली इन वर्ण। ठीक है, मार्सेली और वर्ण करके 2 ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप में मैक्सिमम ऐसे लोग थे ना जो कि यंग लोग थे, यंग ब्लड थे, और उन लोग एक रिवोल्यूशन चाहते थे। लेकिन यहाँ पे इसका जो एफर्ट था ना उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो जब 2 सोसाइटी बनाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन क्या सक्सेसफुल हो चाहे नहीं हो, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी तो मिला ना, पता तो चला ना। तो वही चीज यहाँ पे था कि जो गुसेपे मेज़नी था 1830 के दशक में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। क्या बनाया था, गुप्त संगठन। गुप्त संगठन बनाया था जो कि इटली को एकीकृत करने की कोशिश किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था, विफल रहा था। ठीक है, क्या रहा था, विफल रहा था। अब उसके बाद एक इंसान आता है कैमिलो डी काउर। अब जो कैमिलो डी काउर था ना वह सार्डिनिया पीडमेंट का प्रधानमंत्री था। कौन था, सार्डिनिया पीडमेंट का प्राइम मिनिस्टर था। सार्डिनिया पीडमेंट का प्राइम, उसका राजा कौन था, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय था। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था कौन सा था, कैमिलो डी काबूर। वह क्या करता है, तो सबसे पहले फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध बनाता है। अब क्या करता है, जाके फ्रांस को बोलता है कि आपको हम भी हेल्प करेंगे जहां मेरा जरूरत होगा, अभी हमको जरूरत है तो आप आकर के हेल्प कर दीजिए। तो फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध का मतलब होता है फॉरेन अफेयर्स, यानी कि वहां से जाकर बात करना कि आपको जो नीड है हम दे दे रहे हैं और हमको जो जरूरत हो आप दे दीजिए। दोनों का समझौता किया गया और 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया गया। यहाँ पे क्या लिखा, ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिए क्या है, ऑस्ट्रिया को हराया गया, जिसमें उत्तर के केंद्रीय क्षेत्रों को मिलाने में मदद मिली, और जो उत्तर का पार्ट था उसको मिला लिया। किसमें मिला लिया गया, तो आपको इटली में मिला लिया गया। यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखे। लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, एक इंसान था उसका नाम था गैरीबोल्डी। क्या नाम था, गैरीबोल्डी। वो भी आता है, वो भी प्रयास करता है, और लास्ट में सारे लोग मिल करके इटली को एकीकृत करने में हेल्प करते हैं। गैरीबोल्डी का अभियान कैसे शुरू होता है, तो जो गुसेपे गैरीबोल्डी था के नेतृत्व में स्वयंसेवक ने 1860 में दक्षिणी इटली यानी कि सिसिल्स, 2 स्टेट थे, 2 सिसिल्स व नेपल्स को अपने में मिला लेते हैं और ऑस्ट्रिया शासकों को हराकर किरानों को, ठीक है वही। अब क्या करते हैं कि जो भी ऑस्ट्रिया के जो शासक थे वो मैक्सिमम जगह पे रूल कर रहे थे, उनको हरा दिया गया। किसके द्वारा, गैरीबोल्डी, और साथ में जितने भी आर्मी थे उसके सपोर्ट से। तो जब गैरीबोल्डी सबको हराता है तो जो 2 स्टेट थे सिसिल्स और नेपल्स, दोनों को भी मिला लिया जाता है, और फिर जाकर के इटली को क्या किया जाता है, तो एक स्टेट बनाया जाता है, एक यूनिफाइड स्टेट बनाया जाता है, एकीकृत किया जाता है। तो जब एकीकृत किया गया तो उसका राजा कोई ना कोई बनेगा ना, तो राजा कौन बनता है, तो जो आपका विक्टर इमैनुअल द्वितीय था वह उसका राजा बनता है। लास्ट में देखिएगा कि 1871 में कौन राजा बनता है, तो आपका विक्टर इमैनुअल द्वितीय वहां का राजा बनाया जाता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हर 1-2 साल में आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है कि प्रोसेस कैसे शुरू हुआ था, इटली कैसे डिवाइड 7 स्टेट में था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट था सार्डिनिया पीडमेंट रीजन था, फिर कैसे बताया कि जो नॉर्दर्न रीजन था वो ऑस्ट्रिया हैप्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। वो सारा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इससे समझ के आप लोग क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, और ये दोनों बच्चों के लिए, जितने भी जैकपॉट के बच्चे हो या फिर सीबीएसई के बच्चे, दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। और ये हर 1-2 साल में रिपीट होता है, क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, याद है ना, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि
स्वतंत्रता संग्राम यूनानी का कैसे बताए थे कि यह 1821 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ होगा, ध्यान रख दीजिएगा, डेट याद रखना। 1821 में शुरू हुआ था, खत्म कब हुआ था, 1832 में खत्म हुआ था। क्या हुआ ना कि जो यूनान था वह स्टार्टिंग में जितना भी यूरोपियन कंट्री था सब में कहीं ना कहीं बाहरी फोर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे थे, रूल कर रहे थे। तो उसी तरीका से यहाँ पे था, एक इंसान यहाँ पे आता 1821 में तो शुरू हो गया, लेकिन 1821 में एक ब्रिटिश इंसान था जो कि पोएट था, उसका नाम क्या था, लॉर्ड ब्रेयन नाम था। वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हेल्प किया था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि उसका फीवर हो गया था और बुखार लगने से उसका मृत्यु 1824 में हो गया था। याद रखिए कब हुआ था, इसमें शायद दिया हुआ है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिए 1824 में क्या हुआ था, जो लॉर्ड ब्रियन था, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, देखिएगा लॉर्ड ब्रियन, ठीक है, लॉर्ड ब्रियन, ठीक है, इसका मृत्यु हो गया था बुखार लगने से, फीवर लगने से। बहुत ज्यादा हेल्प किया था किसको आजादी करने में, यूनान को आजादी दिलाने में। लास्ट में जब बहुत सारा चीज हो जाता है तो यहाँ के जो लोग रूल कर रहे होते हैं उन लोग छोड़ देते हैं एक ट्रीटी के द्वारा। एक ट्रीटी होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जो कि 1832 में होता है, और फिर जाकर के जो यूनान होता है वह आजाद हो जाता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएं, आपको लिखना उसी पॉइंट को है लेकिन फ्रेम करना है। जैसे आप किसी को नाम बताते हैं तो डायरेक्ट अपना नाम बताते हैं, आपका नाम क्या है राहुल, आपका नाम क्या है सोनम, बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अच्छे से बताते हैं कि मेरा नाम राहुल है तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है। उसी तरीका से इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, ऐसे लिखिएगा तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। कैसे लिखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में ग्रीस का जो बैकग्राउंड था कैसा था, वहां पे रूल कौन कर रहा था, उसी को बैकग्राउंड बोलते हैं। तो बताएं कि उस टाइम पे जो ग्रीस था 15वीं शताब्दी में ऑटोमन, देखिए मैक्सिमम एरिया में ऑटोमन एम्पायर का राज ही चलता था, ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। और एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के प्रगति यूनानियों के बीच स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी यूनान में रहने वाले लोग थे, तो जब राष्ट्रवाद का यानी कि नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, जैसे इंडिया में ही देख लीजिए 19वीं शताब्दी में जब नेशनलिस्ट का भावना लोगों में पैदा हो रहा था, लोग कितना ज्यादा अपने देश को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे लोग आजादी लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग को अलग अलग तरीका से पीटा जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था, उनको कितना सारा यातना दिया जा रहा था, फिर भी वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। एक ऐसा भावना ही होता है नेशनलिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज था कि जब यूरोप में क्रांतिकारी शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए यूनानियों के बीच में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रेरित हो, क्योंकि भैया पूरा का पूरा यूरोप आजाद हो रहा है तो हम क्यों नहीं आजाद होंगे, हम भी आजाद होंगे, क्योंकि 1789 में क्या हो चुका था, फ्रांस में 1789 से ही आजादी हो रहा था। अब जब उससे था तो यहाँ पे 1830-20 आ गया था, तो लोगों को लग रहा था कि हम आजाद क्यों नहीं, हम भी आजाद होंगे। तो यहाँ पे इनके अंदर में आजादी का भावना आ गया था। अब स्टार्टिंग में आजादी के लिए 1821 में शुरू हुआ, यूनान के राष्ट्रवादियों को यूनानियों को और पश्चिमी यूरोपीय देशों को क्या लिखता है जी, ठीक है, संत मिला जो कि प्राचीन यूनानी से, देखिए बहुत सेम चीज बताएगी। देखिए आप किसी भी देश में यदि आपको आजाद होना है तो कहीं ना कहीं आपको कल्चरली उस देश के साथ जुड़ा होना होगा। जैसे आप सपोज कि इंडिया है तो हम लोग आजादी क्यों मांगते थे, इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स का अपना कल्चर था, अपना कस्टम था, अपना ट्रेडिशन था, हम लोग का अलग था, तो हम लोग का लैंग्वेज अलग था, ट्रेडिशन अलग था, कल्चर अलग था। तो यहाँ पे सेम चीज था कि जो यूनानी लोग थे ना उन लोग का कल्चर अलग था, ट्रेडिशन अलग था, तो इन लोग चाहते थे कि जो भी यूरोपियन कंट्री हमारे ऊपर राज करे, ऑटोमन एम्पायर हमारे ऊपर राज करे ना, कहीं ना कहीं उससे छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। तो सेम पॉइंट जो बता रहे हैं उस पॉइंट को लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ गलत होगा तो उसको ऐड कीजिएगा, और जो हम बता रहे हैं उसको लिखिएगा, ध्यान से सुनिए कि सर क्या क्या समझाएं, कैसे एग्जाम्पल आपको इंडिया के साथ मैच करवा रहे हैं कि आप भूले ना, जैसे कि कस्टम जो बताएं आपको, कल्चर बताएं, लैंग्वेज बताएं, तो इसी का मेन रोल होता है किसी भी देश का नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने में, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव, वही बताया जो कल्चर प्रभाव उसके बारे में, ठीक है। तो यूरोपियन जो सभ्यता था ना वो कहीं ना कहीं थोपा जा रहा था, इन लोग पालन नहीं करना चाहता था, या फिर इन लोग चाहता था कि हम लोग का अपना कल्चर है, इसके वजह से लोग जनमत जुटाने लगे और एक मुस्लिम साम्राज्य के अंडर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था वो कहीं ना कहीं टर्की का था और वहाँ पे मुस्लिम रूरल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते थे। और उसके बाद 1824 में बताया था ना कि एक
इंसान था, उसका नाम क्या था, लॉर्ड ब्रायन था, जो कि ब्रिटेन का एक कवि था, उसका मौत हो गया था। और उसके बाद एक संधि होता है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो 1832 में होता है। और इसके द्वारा यानी कि यूनान को आजादी दे दिया जाता है, आजादी कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सेम चीज इंग्लिश में दिया गया है। आप देख लीजिए क्या क्या इवेंट्स हुआ था और किस तरीका से फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा 1832 में, कॉन्स्टेंटिनोपल याद रखिएगा, उसके द्वारा 1832 में ग्रीस को आजाद कर दिया गया था। आप ध्यान से देखिएगा, सारे जो क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट ही है, यदि आप प्रीवियस से चेक कर रहे होंगे तो आपको हर 1-2 साल में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलता होगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको सिंपल बताएं कि किसी भी देश का यदि आज़ादी आ रहा है तो पहले उस देश के बारे में लिखना है कि पहले देश कैसा था, रूल कौन कर रहा था, कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से रीजन मजबूत था, कौन से रीजन में उस देश के लोग रूल कर रहे थे, आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे, फिर उसके बारे में लिखना है क्या क्या उन लोग किए थे, कौन कौन सा स्ट्रेटजी निभाए थे, ब्यूरोक्रेसी के हेल्प लिए थे या फिर कुछ सोसाइटीज बनाए थे, किसके हेल्प लिए थे, आर्मी के हेल्प लिए थे, किस देश के हेल्प लिए थे, उसके एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में जो राजा थे उसको राजा बना देना। ये पूरा प्रोसेस चलेगा किसी भी देश को आज़ाद करने का एक्सप्लेनेशन लिखने में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी पॉइंट को ऐड करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में बैंकों का भूमिका का परख कीजिए। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, या तो आपको बैंकों का भूमिका पूछा जाएगा इकोनॉमिक से, या फिर एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है स्वयं सहायता समूह के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि महिलाओं का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। और तीसरा आपको आरबीआई का रोल पूछा जाएगा। तो तीनों पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, तीनों चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और एक बार सुनिएगा सारा चीज समझ में आ जाएगा। सिंपल समझिए, बैंक का काम क्या है अर्थव्यवस्था में, यदि हमारे देश का इकोनॉमी चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ही पता है कि बैंक के बिना इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकता है, यानी कि इकोनॉमी चलने के लिए बैंक बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो बैंकों का हेड होता है आरबीआई होता है, यानी कि आरबीआई सारे बैंक को कंट्रोल कर रहा होता है। आप ऐसे समझिए कि ये आरबीआई सबसे ऊपर है, उसके नीचे छोटे 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 बैंक आ जाएंगे। जैसे आपको समझाते हैं, ये जो सबसे ऊपर होता है वो आरबीआई होता है। ठीक है, अब आरबीआई ही सारे फाइनेंशियल चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब उसके नीचे बहुत सारे बैंक आते हैं, जैसे सबसे बड़ा एसबीआई हो गया, फिर आप मान लीजिए पीएनबी मान लीजिए, फिर आप मान लीजिए कैनरा मान लीजिए, फिर आप मान लीजिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इतने सारे बैंक को कंट्रोल करता है। अब बैंक को रूल रेगुलेशन के अंदर में काम करना होता है, उससे छोटे छोटे बैंक होते हैं, काम करना होता है, सबको देख रेख यही करता है। लेकिन हम लोग पैसा कहाँ पे जमा करते हैं, डायरेक्ट आरबीआई में तो करते नहीं है, यहाँ पे करते हैं। आरबीआई मेनली एक पेरेंट्स है, गार्जियन के रूप में काम करता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले पैसा, कोई भी रूल से कोई भी काम होता है, इनके पास जाते हैं, जमा करते हैं, लोन लेते हैं, सब इन लोग देते हैं। लेकिन किसके रूल्स के द्वारा देते हैं, तो आरबीआई के रूल्स के द्वारा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को जानना बैंक के बारे में, तो इसके बारे में नहीं जानेंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे क्या कि इनका रोल क्या है। तो खुद समझिए बैंकों का पहला रोल क्या होता है। बैंकों का पहला रोल यही होता है कि हम लोग के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको जमा करना सबसे पहला काम होता है। कि जो हम लोग का अर्थव्यवस्था चल रहा है, यानी कि जो भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, उसमें जो भी पैसा उनके पास आ रहा है, यदि एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको जमा करने का काम कौन करता है, बैंक करता है। बैंक जमा कर लिया तो उस पैसा को जमा तो रखेगा नहीं, उस पैसा को फिर क्या करता है, लोन के रूप में लोगों को बांटने का काम करता है। और दोनों के बीच में आप जो पैसा जमा किए उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वो जो पैसा दिया किसको, किसी भी इंसान को लोन के रूप में, उससे कुछ पैसा लेगा। तो इस दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट का गैप होता है वही पैसा वो कमाता है और अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने बिल्डिंग मैनेजमेंट में, सब चीज़ों में लगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया बैंक का क्या काम होता है, बैंक कैसे वर्क करता है। अब इसको लिखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, आप कैसे इसको लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए, बैंक किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता चुके हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो सबसे पहला आर्थिक जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है आपका, तो बैंक होता है, मेन स्तंभ बैंक होता है। वे बैंक के प्रभाव को नियोजित कर अर्थव्यवस्था गति प्रदान करते हैं, यानी हमारा देश से डेवलप कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज कीजिए ना, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा दिन है कि जिस दिन बैंक, आप उतना छोड़िए ना, जब आपका नोटबंदी हुआ था तो उस टाइम पे क्या क्या फील हुआ था। ठीक है, लोगों को पैसा के लिए कितना भटकना पड़ रहा था, लोगों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो एक बैंक जब डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ऐसे समझिए। तो इसी वजह से अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गति प्रदान करने का, यदि हमारा अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक का इम्पोर्टेंट रोल है। साथ में आपका जो बचत है ना उसको जमा करने का काम करेगा, और साथ में उसके ऊपर
सही तरीका से रखेगा। पीएनबी की जैसा नहीं कि भैया 9,000 करोड़ किसको बांट देते हैं, नीरव मोदी को बांट देते हैं, 5,000 करोड़ किसको बांट देते हैं, तो विजय माल्या को बांट देते हैं, सारा पैसा लेके गायब हो गया। ऐसा नहीं करना है। वह सोच समझ के पैसा देता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही नीचे स्तर से मतलब पैसा ले करके उनको बेफालतू के पैसा बांटे जाते हैं। उनको पता होता है कि इसके बाद वो इंसान पैसा पे बैक नहीं कर पाएगा, फिर भी देते हैं, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। सेकेंड क्या होता है कि ऋण देने का काम करता है, यानी कि सपोज कीजिए कोई भी किसान है, ठीक है, कोई भी उद्योग खोल रहा है, व्यापार कर रहा है, लघु उद्योग खोल रहा है, छात्र हो गया, उपभोक्ता हो गया, सबको यह लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है एक स्मॉल इंटरेस्ट रेट पे। इससे क्या होता है ना कि सपोज कीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी एग्जाम का तैयारी करना है। सपोज कीजिए कि आपको क्या करना है, आईटीआई कीजिएगा, आईआईटी कीजिएगा, आईआईटी कीजिएगा उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बीटेक कीजिएगा उसमें मान लीजिए 5-6 लाख खर्च होगा। 5-6 लाख कहाँ से लाइएगा, यदि आपका पेरेंट्स की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति मेरा ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप नहीं कर पाइएगा। तो जब नहीं कर पाइएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से लीजिएगा। बैंक आपको लो इंटरेस्ट रेट पे, या कि स्टूडेंट लोग के लिए तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाता है। अब इससे क्या होगा कि जितना भी स्टूडेंट लोग जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं उनको लोन मिल जाएगा और वह कहीं ना कहीं अपना एकेडमिक एजुकेशन पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो बीटेक कर लेंगे, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, तो उससे क्या होगा कि सरकार का पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और उसके बदला में सेफ लोन, स्टूडेंट लोन सब सेफ लोन होता है, पैसा भी वापस मिल जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, तो जो भी इंसान है उसका आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगा। कोई बिजनेस करना चाहता है तो वह लोन में ना फंस। सपोज कीजिए 2 टाइप का लोन होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे, एक होता है फॉर्मल लोन, दूसरा होता है इनफॉर्मल लोन। तो लोग इनफॉर्मल से ज़्यादा लोन लेते हैं क्योंकि उनको आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही होता है फॉर्मल लोन जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे आपको कोलेटरल जमा करना होता है तब जाकर के आपको लोन मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, तो इसकी वजह से लोग यहाँ से लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये लोन देने का काम करता है जिससे लोगों का रोजगार बढ़ता है, लोगों को किसी भी दिक्कत में का सामना नहीं करना पड़ता, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे किसी पैसा को नहीं लेना पड़ता है और साथ में इससे पूंजीवाद भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पूंजीवाद भी बढ़ता है, ठीक है। आपके आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और साथ में लोगों के यदि आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए भी बैंक का रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैंक रहेगा तो लोन देगा, लोगों को लोन देगा, लोग बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, लोगों को जॉब मिलेगा, तो एक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा सबका होना शुरू हो जाएगा। लेन देन का भुगतान करेगा, ठीक है, बैंक ही है तभी क्या करेगा, एटीएम मशीन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ काम करता है बैंक के हिसाब से। लास्ट है आर्थिक विकास, यानी कि आर्थिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी भी गांव है, गांव में बैंक खोलता है तो कहीं ना कहीं लोगों को आसानी होता है पैसा निकालने में, पैसा डालने में, बिजनेसेस बढ़ता है, सारा चीज़ प्रॉफिट होता है। यहाँ पे सिंपल दिया गया, देख लीजिएगा, एक कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि बाय कन्वर्टिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंक प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन विच इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिकल ग्रोथ। यदि कैपिटल फॉर्मेशन करेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए क्रूशियल होगा। कोई भी यदि 10 लोग लोन लेते हैं, 10 लोग लोन लेकर के बिजनेस शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस से 100 लोगों को जॉब मिलेगा और वो 100 लोग कमाएंगे तो फिर पैसा कहाँ आएगा, तो अर्थव्यवस्था में ही आएगा, इकोनॉमी में ही आएगा, ठीक है। इस तरीका से हेल्प करता है। तो इससे पता चलता है साफ साफ कि जो बैंक होता है वह बहुत ही ज़्यादा पैसा को मनी को मैनेज करता है और साथ में इंकरेज करता है प्रोडक्शन को और बिजनेसेस को भी इंकरेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए आप अपने गांव में देखो कि जो मम्मी होती है, चाची होती है, वो छोटे छोटे ग्रुप बना करके पैसा जमा करते हैं उन लोग और वही पैसा उसी ग्रुप में लोगों को लोन में दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें से भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है जो सारे महिलाओं में बांट दिया जाता है। तो देखिए एक स्मॉल ग्रुप होता है महिलाओं का मेनली, जिसमें 19 से 20 के आसपास, 15 से 20 के आसपास महिलाएं रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये विलेजेस में या फिर शहर में स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वुमेन्स होते हैं जो कि आसपास के ही मेनली होते हैं, अपने ही एरिया के होते हैं और 15 से 20 के आसपास महिलाएं होती है। उन लोग अपना बजट का कुछ पैसा उसमें जमा करती है और जो हर साल पैसा जमा, हर मंथ जो पैसा जमा होता है उस पैसा को उसी ग्रुप में लोन दिया जाता है जिसको नीड होता है और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट को बाकी लोगों में बांटा जाता है। पहला पॉइंट तो यही लिखना है। दूसरा पॉइंट, इससे हेल्प क्या होता है, तो जो भी महिलाएं इसमें शामिल होती है वो कहीं ना कहीं
सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती है, उनको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, उनको लोन लेने के लिए इनफॉर्मल लोगों के पास नहीं जाना पड़ता है, उनको लोन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है, उनको लोन के लिए अपना ज़मीन गिरवी नहीं रखना पड़ता है, उनको अपना डेवलपमेंट खुद से कर पाती है। महिलाएं लोन लेकर के अपने ग्रुप से बिजनेस शुरू कर सकती है, अपने ग्रुप से बहुत सारे बिजनेसेस महिलाएं कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं अपने घर का आर्थिक स्थिति भी ठीक होता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में। दे एम्पावर अनप्रिविलेजेस इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी अनप्रिविलेजेस लोग हैं, जिनको उतना ज़्यादा समाज में इज्जत नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली वोमेन के लिए। अन फॉलोइंग फाइनेंशियल, जो कि हेल्प करता है महिलाओं को फाइनेंशियल प्रोवाइड करने में, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, और साथ में इसका जो फंक्शन होता है सो लिखना है। तो कम से कम इसमें 5 फंक्शन लिखिएगा, याद रखिए 5 नहीं लिखिएगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन भी करना है और 5 पैसे तो 10 फंक्शन दिया जाता है जी, 5 को फिर 10-10 दिया गया है। 5 फंक्शन लिखना है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ए जो होता है ना कम से कम 10 से 20 मेंबर के आसपास लोग होते हैं, और मेनली महिलाएं होती जो कि सोशल इकोनॉमिक यानी आसपास के लोग होते हैं, और जो एक ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, कोई बहुत अमीर नहीं होगा और कोई बहुत गरीब नहीं होगा, सब लोग एक ही जैसे लेवल के लोग होते हैं यहाँ पे। शेविंग एंड इंटरनल लैंडिंग, इसमें क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं वो अपना डेली जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी होता है उसको सेव करके उसमें जमा करते हैं, और द एक्यूमुलेटेड सेविंग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन, और इसी को उसी लोगों को यानी उसके मेंबर को जिसकी जरूरत होता है उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जब इसमें ज़्यादा महिलाएं आ जाती हैं और ज़्यादा पैसा हो जाता है, चाहे 10-5 और ग्रुप मिल जाती है, तो उन लोग मिल करके बैंक से लोन भी ले लेती है, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और फिर सब में डिवाइड हो जाता है, सब लोग उस लोन का यूज करके अपना बिजनेसेस को बढ़ाती है। साथ में क्या है, एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस। देखिए एक होता है माइक्रो फाइनेंस, दूसरा होता है माइक्रो फाइनेंस। तो छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। तो एसएचजी लिंक विद द बैंक टू ऑब्टेन माइक्रो लोन्स, बताया ना कि माइक्रो लोन्स भी बैंक से ले जाती है, जिसके बिहाफ पे, मेंबर के बिहाफ पे। और जैसे कि आप यदि लोन लेने जाते हैं बैंक में ना, तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी बनता है, लेकिन जब सारे ग्रुप के मेंबर लोन लेते हैं तो किसी एक के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनता, बल्कि ग्रुप के ऊपर बनता है। यदि ग्रुप डूब भी जाता है तो किसी एक पे केस नहीं होगा, पूरा पूरा ग्रुप पे होगा। जाएगा जेल तो पूरा साथ में जितने ही महिला समाज है सारा जाएंगे, ठीक है, और नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब क्या होता है ना कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा अनप्रिविलेजेस होती है, तो उनको जब मौका मिलता है ना तो कहीं ना कहीं वह इम्पावर्ड होती है, यानी कि वह अपने हिसाब से अपने पैसे को खर्च कर पाती है, अपने हिसाब से अपने बिजनेस चला पाती है, तो उनको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस बाय पार्टिसिपेटिंग इन एसएचजी। जब वो पार्टिसिपेट करते हैं एसएचजी में तो मेंबर्स गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो मेंबर को क्या मिलता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखने के लिए मिलता है, एंड कॉन्फिडेंस, साथ में उनको कॉन्फिडेंस भी फील होता है, क्योंकि जब महिलाएं अपने से रूल्स रेगुलेशन सेट कर पाती है, अपने से बिजनेसेस कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको फील होगा कि हम भी अपने घर में एक इज्जत से रोटी कमा रहे हैं, हमको फिर बोल नहीं सकते, हम अपने पैरों पे खड़ा है, जो कि आज के महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि महिला है आप तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हिंदी में दिया गया साफ साफ कि जो स्वयं सहायता समूह होता है उसमें समाज का आर्थिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसमें कम से कम 10 से 20 मेंबर चाहिए, जो कि सारे एक ही पृष्ठभूमि की महिलाएं होती है, ठीक है। साथ में क्या है कि जो इनका होता है एसएचजी में जो सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी में कुछ वर्ड्स आगे पीछे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि ऊर्जा के गैर, देखिए बहुत ज्यादा, 2 बताए थे, एक बताए थे कन्वेंशनल, दूसरा बताया था नॉन कन्वेंशनल। कैसे समझाए थे, देखिए एक होता है गैर परंपरागत, दूसरा होता है परंपरागत। देखिए गैर परंपरागत का मतलब क्या हुआ, नॉन कन्वेंशनल। देखिए बताया थे सिंपल कि देखिए एक होता है कन्वेंशनल, इसको परंपरागत बोलते हैं, एक होता है नॉन कन्वेंशनल, इसको अपरंपरागत है, गैर परंपरागत बोलते हैं। देखिए कन्वेंशनल का सिंपल मतलब होता है कि जिसमें से कार्बन इमिट होता है, यानी कि परंपरागत का मतलब हुआ कि जिसमें से कार्बन इमिट होता है। यहाँ पे क्या है, गैर परंपरागत, ठीक है, पारंपरिक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे गैस नहीं रिलीज होता है, ठीक है, गैस CO2 गैस नोट रिलीज, ठीक है। और दूसरा होता है कन्वेंशनल,
इससे क्या होगा, CO2 गैस इमिट, ठीक है, इससे गैस क्या होगा, इमिट होगा, ठीक है, इमिट होगा, ठीक है, और उससे इमिट नहीं होगा, यही फर्क होता है। अब क्या होता है कि देखिए, यदि आप कोयला यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कार्बन रिलीज होगा, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा। और जब बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर को नुकसान होगा तो जो आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे कि जो O3 लेयर, O3 किसको बोलते हैं, ओजोन को, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, साथ में जो हमारा बर्फ का सिल्ली है, पहाड़ हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो सारा का सारा किसके वजह से हो रहा है, तो आपका CO2 जितना ज्यादा रिलीज होगा उसी की वजह से ये सब देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत के महत्वपूर्ण उदाहरण कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स का। अब नॉन कन्वेंशनल जस्ट कन्वेंशनल का उल्टा हो जाएगा, जिससे कार्बन नहीं निकलता है, जिससे बहुत ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है। तो क्या नहीं लिख दीजिएगा, सामने सिंपल तो समझा दिए, एग्जाम्पल बता दिया आपको, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, यानी कि हाइड्रो हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होता है, एयर के द्वारा निकलता है जो विंड, ये सब सारा का सारा कन्वेंशनल में आ जाएगा, ठीक है, इसमें नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे। तो जब ये नॉन कन्वेंशनल में आएंगे तो इसको आपको सिंपल नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या लिखना है, भैया हाँ लिख दें, क्या क्या लिखिएगा कि जो नॉन कन्वेंशनल होता है वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नीड्स होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन कन्वेंशनल डज नॉट इमिट द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस को रिलीज नहीं करता है, जिसके वजह से यह हमारा इको फ्रेंडली होता है और हमारे एटमॉस्फेयर को इसके से कोई नुकसान नहीं होता है। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में यदि हम लोग इसका ज़्यादा यूज करेंगे, होता तो थोड़ा महंगा है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोचे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सस्टेनेबल होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको हम लोग फ्यूचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। इसको खुद से लिखना बहुत ही ईजी है, समझा दिए, लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, मानव जीवन के लिए खनिजों का महत्व है। बताया था ना कि हमारे जीवन में ना खनिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम वीडियो बना रहे हैं, लिख रहे हैं, जिस पे लिख रहे हैं, खड़ा है, बिल्डिंग बना हुआ, सब चीज़ किससे जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं खनिज से जुड़ा हुआ। बिना मिनरल्स के, बिना खनिज के कुछ भी नहीं हो सकता है दुनिया में। बताया था कि यदि आपके बॉडी में सिर्फ 0.3% मिनरल चाहिए, कितना चाहिए, 0.3% मिनरल्स यानी कि खनिज चाहिए होता है आपके बॉडी में। तो सर 0.3 तो बहुत कम होता है। अब बस इतना समझ लीजिए कि इतना कम है ना, यदि ये नहीं रहेगा तो आपका 99.7% का कोई यूज नहीं है। तो यानी कि ये कितना जरूरी है, समझ में आ गया, खनिज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या तो आपके बॉडी के लिए या फिर आप जो एटमॉस्फेयर में है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो सारे के सारे चीजों में आपको किसका जरूरत होगा, खनिज का जरूरत होगा। तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ बता देना है कि खनिज का क्या क्या उपयोग होता है, खनिज किस तरीके से हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, हम लोग कहाँ कहाँ खनिज का यूज करते हैं, सारी चीजों को एक्सप्लेन करके बता देना है। नेक्स्ट देखिए क्या है बहुत इजी इजी क्वेश्चंस, लेकिन यही बार बार पूछा जाता है और बार बार आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा, और कुछ है, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है, बता दिया गया कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है। ये ऐसे क्वेश्चन थे ना जो आपके एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलेंगे, और यही 4-5 क्वेश्चन घूमते रहते हैं। जैसे आज इटली के यूनिफिकेशन बता दिया आपको, इटली का बता दिए, कल क्या बता देंगे आपको, ब्रिटेन का बता देंगे, ठीक है। ब्रिटेन का कैसे ब्रिटेन में स्ट्रेंज केस था, कौन कौन से लोग वहां पे रहते थे बताए थे, वेल्स हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए जिसको वाइट्स बोलते थे, और ये क्या होते थे, याद कीजिए। तो इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। लास्ट क्या है, इटली के बाद क्या आ जाएगा लास्ट, इटली फ्रांस, सॉरी इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल देख लिए ग्रीस के बारे में, और उसके बाद एक और बचा इटली, और दूसरा कौन सा था, जर्मनी। कौन सा था, जर्मनी, जर्मनी। इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यही 3 से 4 क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आपको बता दिया गया है। बस इसी में से बार बार पूछते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो अब
जो क्वेश्चंस दिखाएं उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो नहीं याद होगा उसको लिखिएगा, और याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एग्जाम हर 2 साल में 1 साल में रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग के साथ इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आंसर के साथ में, और आपको ऐसे ही धीरे धीरे करवा करके सारे 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि इस वीडियो के यहाँ तक देखते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।